एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है 2023 का आज हो गया। बच्चों बहुत अच्छा पेपर आया है। फिजिक्स में क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हैं। मतलब आपके लिए थोड़ा हो सकता है बीच का हो, हम लोग के लिए इजी हो सकता है, आपके लिए थोड़ा बीच। हाँ इजी ही है। अगर मैंने वही बोला था सर ना, अगर फॉर्मूला आपका है पीवाईक्यूज है तो आज फॉर्मूला पे आया है। हाँ, सब फॉर्मूला पे तो ज्यादातर है। हाँ। और बच्चों एक चीज़ मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ, जो वाराणसी के लोकेलिटी में बच्चे हैं, 5 फेब को आप हमारे वाराणसी सेंटर पर ज़रूर आओ। ठीक है, आप 5 फरवरी को वाराणसी के सेंटर पर आओ। 12 बजे से आपका एक एग्ज़ाम है बच्चों, है कि रैंकर्स गारंटीड प्रोग्राम करके ऑफलाइन के लिए। इसको आप लोग ज़रूर दो। एडमिशन लेना ना लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दो। हम लोग से मिलने का मौका भी पाओ, मिलो, बातचीत करो, स्नैक्स खाओ एंड देन जाओ। जो भी बच्चे वाराणसी हैं या बनारस से हमें देख रहे हैं या आस पास कहीं से देख रहे हैं, आप आते वक्त कहाँ आओगे? आप आओगे पांडेपुर। ठीक है, पांडेपुर में आके आप किसी से पूछो कि रैंकर्स ऑफिस किधर है या रैंकर्स कोचिंग किधर, वो बता देंगे। या एक नंबर दे रहा हूं मैं, इस नंबर पे बच्चों आप कॉल कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट आप 5 फरवरी को आओ। या अगर आप आ रहे हो, आप अपना सीट रिजर्व कर रहे हो कि भैया मैं एग्जाम देने आ रहा हूँ, सो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बोल सकते हो कि हाँ मैम या जो भी सर आपके फ़ोन उठाएंगे कि मैं आ रहा हूँ 5 फरवरी को 12 बजे से एग्जाम है। आप बनारस के नज़दीक हो तो आप ज़रूर आओ बच्चों, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो चलिए हम लोग सर पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर का डिस्कशन सर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही सवाल मुझे देख के लग रहा है कि जो बच्चे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहीं से स्टार्ट है। पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, बताते चलिए, करते चलिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ तो जैसा कि हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोगों ने देख ही लिया। बहुत बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जब तक आप पढ़ रहे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते या तो सॉल्व हो जाएंगे, आपको अप्रोच मिल जाएगी। जैसे अगर हम लोग ये पहला ही प्रॉब्लम उठाएं तो ये बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ से, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ से, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। Two charges Q1 and Q2 are separated by a distance d are placed in a medium of dielectric constant K. If they are placed in air, then find the equivalent distance at which they experience the same force. तो भाई मीडियम में अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो क्या फोर्स है, और अगर वो किसी वैक्यूम में है या एयर में है तो क्या फोर्स है। इन्हीं के कंपेरिजन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सपोज करिए कि जब मीडियम में हम लोग कोई फोर्स कैलकुलेट करेंगे दो चार्जेस के बीच में, तो उसका कैलकुलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के डिनोमिनेटर में और रहेगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। पहले तो ये है जब मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं। अब हमें एक दूसरा इक्विवेलेंट डिस्टेंस चाहिए एयर में, जिसपे कि इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो फोर्स को हमें कंपेयर कर देना है। जब चार्जेस एयर में हो तो वापस हमें यही कैलकुलेशन लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी नया डिस्टेंस हम लोग डी डैश सपोज कर लेते हैं, तो डी डैश का स्क्वायर। तो देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 ये तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दिया। K इंटू डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ से डी डैश की वैल्यू डी रूट के बराबर आ जाएगी। और देखिए ये पहला ही ऑप्शन है डी रूट के। तो ये कितना इजी क्वेश्चन था। जब तक आप इसको पढ़ रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि एक बार चार्जेस को मीडियम में रखा गया, एक बार एयर में रखा, और कूलम्ब्स लॉ पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखिए बहुत ही बेसिक सा है, डिफिनीशन पे बेस्ड है। क्या प्रॉब्लम दिया गया? द इक्वेशन ऑफ अ वेव गिवन एज 0.sin2x माइनस 4t। ये इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी। इस तरह का ये इक्वेशन दिया गया, और वेव वेलोसिटी आपको बतानी है। तो भाई वेव वेलोसिटी अगर बतानी है तो इस इक्वेशन से हम लोग k कॉमन कर लेते हैं, a साइन k, और उसके बाद ये आता है x माइनस ओमेगा बाई के इंटू टी। और ये ध्यान रखिए कि जो ओमेगा बाई के है यही क्या होता है? वेव वेलोसिटी। दिस इज नथिंग बट x माइनस वी इंटू टी, x माइनस ओमेगा बाई के इंटू टी, या फिर x माइनस वी इंटू टी। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से 2 कॉमन करते ही x माइनस 2t मिलेगा आपको। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2t मिलेगा, और 2 क्या हो जाएगा? इसका वेव वेलोसिटी।
तो ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम में देखिए फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप यूँ चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर इन द गिवन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक्सेस पे आर डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना और दोनों का रेशियो बताना है। तो इसके लिए आपको पहले सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड याद रहना चाहिए। बी एट सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। इसके बाद आपको एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो याद रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, आर के बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सेंटर और एक्सेस के बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं इन दोनों का रेशियो फाइंड करना था। तो इसमें आप ये देख लीजिए म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 और यहाँ पे ये आर स्क्वायर और इसमें से आर क्यूब कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर सिर्फ आपको मिलेगा 1 + 1 2। अब यहाँ पे ये 1/2 टू द पावर 3/2 है और ये 2 टू द पावर 3/2 ऊपर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हम लोग आंसर दे देंगे 2√2 के बराबर। तो ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी देखिए फार्मूले पे बेस्ड कितना आसान सा प्रॉब्लम है। इसी तरह से आगे और चलते हैं, आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। ये भी एक फार्मूला बेस्ड ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत डिटेल में हमने प्रॉब्लम को नहीं लिखा है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। बेसिकली ये इसमें एक वर्टिकल रॉड के बारे में बताया गया जिसकी लेंथ 100 मीटर्स के बराबर है। 100 मीटर की लेंथ का एक रॉड है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है 250 न्यूटन्स का। इसका यंग्स मॉडुलस दिया है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 6.25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो एक वायर के जैसा हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसमें कितना इलॉन्गेशन आएगा ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग इलॉन्गेशन की बात करें तो इस तरह के वायर्स को हम लोग एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम लोग ध्यान दें तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू होती है AY/L। तो ए इसमें दिया हुआ है 6.25 10⁻⁻4। यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है 10⁻10 और लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर्स। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 0 यहाँ से और 4 यहाँ से, 6 माइनस हो जाएंगे तो ओवरऑल यहाँ पर 10⁻4 रह जाएगा। तो के की वैल्यू बेसिकली क्या है, 6.25 × 10⁻4 SI यूनिट्स में है, ये न्यूटन्स पर मीटर में आपको के मिल गया। के मिल जाए तो जो इलॉन्गेशन आता है वो क्या होता है, F/K। F दिया हुआ है 250, के की वैल्यू है 6.25 और 10⁻4। तो 4 को ऊपर ले आते हैं, 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻4 हो गया, डिवाइडेड बाय 6.25। 6.25 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 40 हो गया। अपने पास आंसर आ गया 40 × 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ मीटर्स। इसको हम लोग 4 mm भी कह सकते हैं। तो ये कितने आसान प्रॉब्लम्स हैं, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अबाउट द एक्सेस PQ एज शोन इन द फिगर। एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और डायमीटर से ये डिस्टेंस है गिवन एक्सेस का 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 2r भी कह सकते हैं क्योंकि r इटसेल्फ 5 सेंटीमीटर है। अब इस प्रॉब्लम में हमें इस गिवन एक्सेस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए बेसिकली हमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, जिसको हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इसके डायमीटर के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। फिर हम लोग पैरेलल एक्सेस से इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 mr²।
और ये दो एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है d, ये वैल्यू है अपने पास 2r के बराबर। तो यहाँ पर गिवन एक्सेस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 2/5 mr² प्लस m इंटू d²। पैरेलल एक्सेस थ्योरम से जब ट्रांसफर करते हैं तो I about an axis through center of mass plus md², where d is the distance between the two given parallel axes। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2r है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 टाइम्स 4 इज 20, 22/5, 22/5 mr²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सेस। और इसी को हम लोग कंपेयर करा देते हैं m के स्क्वायर से, जहाँ पे k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो m से m कैंसिल कर दिया जाए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी r √22/5, r √22/5। तो ये 4.4 आ गया, r के साथ रूट के अंदर 4.4। r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5√4.4। ये है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन का रिक्वायर्ड आंसर। 4.4 का अगर हम लोग रूट ले लें तो ये अप्रॉक्सीमेट 2.1 आना चाहिए, है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, 5 इंटू 2.1, तो ये 10 पॉइंट समथिंग इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया आपको। 10.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया। तो ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन भी इसका बहुत ख़राब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सर्किट पे बेस्ड, ये भी एक बेसिक सा ही प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप सभी ने क्लास में सॉल्व किए होंगे। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, एक बैटरी है 24 वोल्ट की, जिसमें 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सर्किट में 5 डिफरेंट रेजिस्टेंसेज और हैं, R1 2 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, R4 20 ओम्स एंड R5 5 ओम। R4 और R5 में करंट पूछा गया है। तो R4 और R5 इन दोनों में जाने वाला करंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एक में मैंने करंट को लिख लिया है I4 और दूसरे में करंट को मैंने रिप्रेजेंट किया I5। और इस सर्किट से आने वाला जो भी करंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है I। तो पहला काम यह है कि मैं इस सर्किट में जो भी करंट है उसको फाइंड कर लूँ, और इसके लिए हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर R1 और R2 का इक्विवेलेंट दोनों सेम है, एक ही जैसे रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 और 2 का 1। 3 इसके साथ सीरीज में है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 20 और 5 पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5, 100/25, ये वैल्यू आ जाएगी 4। और इसके साथ ये जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में कनेक्ट होगा, तो 3 हमें यहाँ पर और ऐड करना होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें 3 + 4 + 3 + 1, तो ओवरऑल ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो 11 ओम के बराबर आ गया। आर इक्विवेलेंट अगर सर्किट का 11 ओम है तो सर्किट में बैटरी के थ्रू आने वाला करंट, जिसको हमने आई रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर्स में। तो ये तो हमारे पास कैलकुलेशन हो गया बैटरी से आने वाले करंट का। लेकिन बैटरी में से जो भी करंट आ रहा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I4 और I5 में। तो इसमें करंट का 2 पार्ट में डिवीज़न के लिए हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये रिजल्ट क्या है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ से I करंट आता है और इधर ये रेजिस्टेंस है अपना R4 और इस साइड रेजिस्टेंस है R5। तो इसमें 2 पार्ट में करंट के डिवीज़न का एक फार्मूला है, उसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला इस तरह से है, अगर हमें R4 में जाने वाला करंट फाइंड करना हो तो ये R5 के प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्स रेशियो में जो रेजिस्टेंस है उनके रिवर्स रेशियो में करंट का डिवीज़न होता है।
तो R5 के प्रोपोर्शनल ये वाला करंट होगा। इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो IR5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से जब R5 से जाने वाला करंट हमें लिखना होगा तो वो R4 के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें I5 की वैल्यू जब हम लोग लिख रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I टाइम्स R4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5। तो यहाँ से अब हम लोग I4 और I5 दोनों की वैल्यू बता सकते हैं कितनी कितनी है। जैसे I4 की वैल्यू क्या है, I टाइम्स I 24/11 है, मल्टीप्लाइड बाई R5 विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5 दिस इज़ 25। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 डिनोमिनेटर में आ गया, 24/55। ये है अपना आंसर I4 का। I5 के लिए हमें क्या करना है, I5 के लिए फिर से वही कैलकुलेशन है, 24/11। यहाँ पे हमें R4 को ऊपर लिखना है विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 4/5 हो गया। 24 टाइम्स 4 इज 96 डिवाइडेड बाई 55 एम्पियर्स। ये अपना I5 का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा मान सकते हैं कि कैलकुलेशन में आपको 1 से 1.5-2 मिनट के आसपास टाइम ले सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इसके बाद वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं न्यूटन्स लॉ का। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स में से एक है। 2 ब्लॉक हैं M1 M2। M1 दिया हुआ है इसमें 4 kg, M2 दिया हुआ है 1 kg। बेस के एंगल हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसको इस सिस्टम को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। सिस्टम को रिलीज़ करने के बाद स्ट्रिंग का टेंशन बताना है क्या होगा। इन द फिगर शोन 2 blocks of masses this and this are placed over a smooth fixed wedge connected by a ideal string over a smooth pulley. As the system is released, the tension in the string. इसको रिलीज करते स्ट्रिंग का टेंशन बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। ये M2 वाला ब्लॉक जो 1 kg का है ये ऊपर एक्सेलरेट होगा। तो हम लोग इसमें सिंपली न्यूटन्स लॉ की हेल्प ले लेते हैं। स्ट्रिंग का टेंशन मान लेते हैं T और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन सपोज कर लेते हैं E। तो इधर वाले ब्लॉक के लिए आपको फोर्सेस के कंपोनेंट्स याद ही रहते हैं। M1g sin 60। पहला इक्वेशन आपको क्या लिखना है, M1g sin 60 माइनस टेंशन T। M1g sin 60 माइनस टेंशन T बराबर क्या लिखना है आपको, M1a। ये है फर्स्ट इक्वेशन। इधर वाला ब्लॉक ऊपर चलेगा तो T माइनस M2g sin 30, T माइनस M2g sin 30, T माइनस M2g sin 30। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 इंटू ए। यह है आपका दूसरा इक्वेशन। एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, M1g sin 30 सॉरी M1g sin 60 डिग्री माइनस M2g sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वैल्यूज आपके पास सबकी हैं, M1 M2 g की वैल्यू 10 ले लेना है, sin 30 आपको पता है, sin 60 डिग्री आपको पता है। एक बार ए कैलकुलेट हो गया तो ए की वैल्यू पहले इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा यहाँ से। तो टेंशन का कैलकुलेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आएगी M1g sin 60 माइनस M1a, और सेकेंड इक्वेशन से अगर लिखें तो टी बराबर क्या होगा, M2g sin 30 डिग्री को RHS में ले जाइए। टी की वैल्यू M2g sin 30 प्लस M2a, M2g sin 30 डिग्री प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर। a की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैलकुलेशन भी बहुत ख़राब नहीं है। तो ये हम लोगों ने अभी तक 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो
15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो सकते थे। और ज़्यादातर अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की होगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी क्लास में, तो हमारा कहना यही रहता है कि भाई आपको 7 से 8 तो कम से कम इजी क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, जो 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व होने वाले होते हैं। तो इसके बाद अगर आपने इतने इजी क्वेश्चंस पिकअप कर लिए तो आप कम से कम इतने ही क्वेश्चंस टाइम देके और अटेम्प्ट कर सकते हो, और 15 क्वेश्चन से ज़्यादा फिजिक्स में बहुत ईजिली करके आ सकते थे इस पेपर में। तो ठीक है, देखते हैं अभी और आगे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं।